तो ये कहानी जी हेवन से शुरू हुई। एक हारे हुए शख्स के पास किसी चीज के लिए पैसे नहीं थे, यहाँ तक कि अपनी माँ के इलाज के लिए भी नहीं। ऐसे मुश्किल वक्त में किसी ने उन्हें डेथ कैम्प खेलने का मशवरा दिया। डेथ कैम्प में 100 दूसरे लोग भी इसके साथ खेलने आए। इस कैमरे में एक रोबोट था जो कोई छोटी सी गलती भी करता, रोबोट उसे उठाकर मार डालता था। इस गेम को जीतने के लिए जी हेवन ने कैंसर के एक बूढ़े मरीज को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिरकार गेम जीत गई। वो इन 50 खिलाड़ियों में से एक था जो फातिह बनकर उभरे, बाकी खेल में मारे गए। गेम जीतने के बाद उसे बहुत पैसा मिला, लेकिन उसने इस रकम को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे लगा कि इसकी वजह से ही इस गेम में आने वाले 50 खिलाड़ी मर गए हैं। उसे इस बात का दुख था। जी हेवन को ये चौंका देने वाला सच मालूम हुआ कि अमीर लोग सिर्फ अपनी तफरीह के लिए ऐसे लोगों को मार देते हैं। वो ऐसे खेल खेलते और उनके साथ मजे करते। उसने फैसला किया कि वो इस खेल को रोक देगा। इसके बाद हमारी मुलाकात एक पुलिस अफसर जोनो से हुई जिसका भाई भाग गया था। अपने भाई की तलाश के दौरान जूनो को अपने भाई के कमरे में स्क्विड गेम का एक कार्ड मिला। इस गेम में होने वाले मजालिम का इंकिशाफ हुआ कि किस तरह हारने वालों को बेरहमी से मारा जाता है और जो पहली गोली लगने के बाद बच जाता है इसके आज़ा निकालकर बेच दिए जाते हैं। जूनो पकड़ा गया, वो भी सामने वाले की तरफ से जो इस स्क्विड गेम को चला रहा है। और यहाँ जूनो के साथ साथ सामयान ये देखकर हैरान रह गए कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि जूनो का भाई था। उसे ढूंढने के लिए उसे इस जजीरे पर एक बार फिर स्क्विड गेम का फातिह जैहून दिखाया गया। वो समझ गया कि ये लोग फिर ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं जिसमें लोग मरेंगे और वो अब ऐसा नहीं होने देना चाहता। चुनाचा वो उनको रोकने के लिए अपनी तमाम दौलत और ताकत इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वो अपने लोगों यानी खिलाड़ियों को खेल में लोगों से लड़ने के लिए भेजता है। मंसूबे के मुताबिक ये लोग आपस में लड़ने का ड्रामा करते हैं और जब गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं तो उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर देते हैं और उनकी बंदूकें छीन लेते हैं। जिसके बाद इन के पास जंग लड़ने के लिए बहुत से हथियार भी थे। उन्हें लेकर ये लोग इस खेल के लोगों से लड़ने चले गए और यहाँ एक मुकम्मल जंग जैसा माहौल बना दिया गया। खिलाड़ियों और गार्ड्स के दरमियान शदीद फायरिंग और लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में जी हेवन और इसका दोस्त बिल आखिर कंट्रोल रूम तक पहुंच गए क्योंकि वहां जाने के बाद उन्हें एक गेम के हुक्काम यानी उन लोगों को मारना पड़ा जो इस गेम को चला रहे थे आ गए हैं। लेकिन अभी को कंट्रोल रूम में दाखिल होने का रास्ता नहीं मिला। अब उसकी बंदूकों से भी गोलियां खत्म हो गई। फ्रंटमैन भी यही खेल खेलता रहा या उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा ताकि वो लड़ाई हार जाएं। और फिर आखिरकार फ्रंटमैन खुद ही डंडे के साथ जी हेवन के सामने आया और अपने दोस्त को जी हेवन की आंखों के सामने मार डाला। जी हेवन अब वाकई अपनी शिकस्त महसूस कर रहे थे और सीजन 2 इस सूरत हाल के साथ खत्म हुआ। सीजन 3 इस जंग से शुरू होता है और यह इंकिशाफ हुआ है कि खिलाड़ियों ने अब गेम में लोगों के सामने हथियार डाल दिए हैं। इस लड़ाई के बाद अब सिर्फ 60 खिलाड़ी जिंदा बच गए हैं और इस लड़ाई में कई गार्ड्स भी मारे जा चुके हैं। वो भी मारे जा चुके हैं। इस जंग के बाद जी ह्यून को हथकड़ी लगाई गई है और अब उसे खेल से बाहर किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। यहाँ सब लोग उसके सामने अपनी शिकस्त का मातम करते हैं और बताते हैं कि वो लीहा की वजह से जंग हार रहे हैं। लीहा नीचे बंदूकें लेने आया था और खौफ की वजह से वो ऊपर नहीं जा सका। इस तरह उन लोगों का असलहा खत्म हो गया और वो जंग हार गए। यहाँ तांत्रिक भी आता है। वो जी ह्यून को बहुत छेड़ती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि इससे कुछ नहीं होगा। जी ह्यून उसके गले से बह जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। तमाम लोगों ने मिलकर तांत्रिक को बचाया, लेकिन जी ह्यून बहुत नाराज थे। उसने पूरी रात ली को घूरते हुए गुजारी और अब ली भी उसकी आंखों से डरने लगा था। खैर, जब दोबारा वोटिंग हुई तो पता चला कि अक्सर लोग अब भी इस खेल को जारी रखना चाहते हैं। ये देखकर जी ह्यून मजीद उदास हो गया। वैसे भी अब खेल नहीं खेलना था। जैसे ही ये लोग सुबह खेल खेलने के लिए गेम रूम की तरफ बढ़े, राहदारी से गुजरते हुए उन्हें उन तमाम लोगों की लाशें नजर आईं, कहकाहों से लटकने वाले, जो कल की लड़ाई में मारे गए थे, और ये नज़ारा सबको डराने के लिए काफी था। खैर, गेम रूम के अंदर जाकर खेल के उसूल बताए गए। यहाँ एक बहुत बड़ी गेंद रखी गई थी जिसमें 2 रंगों की गेंदें थी।
एक सुर्ख और एक नीला। हर शख्स को एक गेंद चुननी थी। जिसको किस रंग की गेंद मिली वो उस टीम का हिस्सा बन जाएगा। यानी जिसके पास सुर्ख गेंदें होंगी वो सुर्ख टीम होगी और जिसके पास नीली गेंद होगी वो नीली टीम होगी। दूसरी तरफ हमें नील दिखाया गया, वही गार्ड जो पिछले सीजन में जानबूझकर लोगों को मारता था ताकि उनके अज़ा स्मगल ना हो सके। आज उसने एक भी शख्स को कत्ल नहीं किया था। उस शख्स को मुर्दा समझकर 2 गार्ड उसे उठाए और जब उसके अजान निकालने के लिए उसे ऑर्गन रूम में ले जाया गया तो नील वहां आ गया। नील ने यहाँ के गार्ड्स को गोली मार दी और डॉक्टर से कहा कि उस शख्स का इलाज करो और साथ ही धमकी भी दी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वह तुम्हें भी मार दूंगा। खैर, अब खेल के लिए 2 टीमें बनी थी। इंकशाफ हुआ कि ये पोशीदा नशिस्त जैसा खेल है। गेम गार्ड्स बताते हैं कि इस बार टीम ब्लू को छुपना पड़ेगा और टीम रेड के लोगों को टीम ब्लू के लोगों को पकड़कर मारना पड़ेगा। रेड टीम के हर फर्द के लिए जरूरी है कि वो ब्लू टीम के किसी फर्द को मारे, वरना वो रेड जिसने गेम के इख्तिताम पर किसी ब्लू को नहीं मारा होगा उसे मार दिया जाएगा। टीम रेड के तमाम लोगों को मारने के लिए चाकू दिए गए, जबकि टीम ब्लू को यहाँ चाबियां दी गईं। ये चाबियां उन दरवाजों की थीं जो अंदर बनाए गए थे और उनके जरिए ये लोग छुपकर अपनी जान बचा सकते थे। इसी लिए इस खेल का नाम कीज एंड नाइज पड़ा। हमें दिखाया गया कि जीहून के पास इस बार चाकू था क्योंकि वो सुर्ख टीम में था, जबकि ली जिसने उस पर सबसे ज्यादा हमला किया था ब्लू टीम में था और वो उसे इससे मार सकता था। इसलिए ली बहुत खौफजदा था। अब फाइनल में हमें जिन्हो का एक सीन भी दिखाया गया। जिन्हो जो इस वक्त इस जजीरे की तलाश में है जहां टिस्केट गेम हो रहा है। उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह उसका साथी भी है जिसने उसे गलत तरीके से पकड़ा है, क्योंकि ये साथी एक आदमी है जिसे उसके भाई इन्होंने भेजा है, जो फ्रंट मैन भी है। फ्रंट मैन यानी उसने अपने भाई जिन्हो की हिफाजत और उस जजीरे को छुपाने के लिए एक खास मंसूबे के तहत इस आदमी को जिन्हों के साथ रखा था। ठीक है, हमें दोबारा खेल का मंजर दिखाया गया। गेम में ब्लू टीम के तमाम लोग शोर मचा रहे थे क्योंकि इनके मरने और हारने के इम्कानात ज्यादा थे। इसलिए टीम के गार्ड्स ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप रेड टीम के किसी भी फर्द से अपना तबादला कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब खेल के मुहाफिजों ने तमाम ब्लू टीम से कहा कि वो पहले एक अमरीना के अंदर जाएं ताकि उन्हें छुपने का मौका मिले। ये अमरीना बिल्कुल एक भूलभुलैया की तरह थी जिसके अंदर कई कमरे थे और उनके दरवाजे बंद थे। उन लोगों को किस दरवाजे की चाबी दी गई, उन लोगों को वो दरवाजा ढूंढकर इस कमरे में छुपना पड़ा। यहाँ हमें दिखाया गया कि डैनी जो हामिला थी, कैट और यांग अब भी उसकी मदद कर रहे थे। बाहर अब दिखाया गया था कि तमाम रेड टीम अंदर जाने के लिए तैयार थी और जीहान ली को मारने का जुनून था। ली को भी ये मालूम था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्द अज जल्द छुपने की कोशिश कर रहा था। सुर्ख टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनमें किसी को मारने की हिम्मत नहीं थी। अब लिए उन्होंने मुंशियात ली और फिर अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी, यानी नीली टीम के लोग जहां उस वक्त ली को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ दिखाया गया कि ब्लू टीम के लोग किसी तरह दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग ये फर्ज सरअंजाम देते हैं कि दरवाजों के ताले पर खास किस्म की शक्लें बनवाई जाती है और उनकी चाबियों पर भी ऐसी ही शक्लें बनाई जाती हैं। यानी ये लोग तकोन की चाबी से सिर्फ तकोन दरवाजा खोल सकते थे। यहाँ हमने केट, यांग और डैनी को देखा जिनके पास तीनों चाबियां थी और वो ये देखकर खुश हुए क्योंकि अब वो कोई भी दरवाजा खोलकर अपनी जान बचा सकते थे। वो इस खुसूसी दरवाजे को भी खोल सकते थे जो तीनों चाबियों से खोला जा सकता था और खुद को वहां से बराह रास्त बचा सकते थे। और इस तरह डैनी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। वो दोनों अब केट पर भरोसा करते हैं और अपनी चाबियां उसे देते हैं ताकि वो जल्दी से खुसूसी दरवाजा तलाश कर सके। अब ये तीनों यहां से भाग रहे हैं कि अचानक डैन का पांव फिसल गया और उसके पेट पर चोट लग गई। इसी दौरान रेड टीम का एक रुकन यहां पहुंचता है और उन तीनों में से एक को कत्ल करने की धमकी देता है। यहाँ केट उससे लड़ती है और उसे मार देती है और फिर डैनी का साथ देते हुए आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ 2 लड़के थे जो अपना टारगेट पूरा कर चुके थे, लेकिन फिर उन दोनों ने फैसला किया कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारेंगे ताकि उस गेम में और भी कम लोग हों और वो पैसे का बड़ा हिस्सा ले सकें। यहाँ दिखाया गया है कि फाइली जिहान ने लीड को देखा।
وہ اسے تیزی سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن معلوم ہوا کہ یہ کوئی اور لڑکا تھا جو لی کی طرح نظر آتا تھا۔ لی بار بار اس سے بچ رہا تھا۔ لی اب دوبارہ جہان سے خود کو بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا کہ ریڈ ٹیم کے ایک اور رکن نے اسے پکڑ لیا اور چاقو سے اس کی ٹانگ پر وار کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مار پاتا، لی نے اس آدمی کو اپنے پیروں سے دھکیل دیا اور یہاں سے جانے لگا۔ پھر ہم نے ڈینی کو دیکھا۔ اس کی ڈیلیوری کا وقت بھی آ چکا تھا اور یہ لوگ اب اسے اس کمرے میں پہنچانے لگتے ہیں۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ ڈینی نے ایک بچی کو جنم دیا، جس کی وجہ سے دونوں بہت خوش ہیں، اور یہاں ینگ نے اپنے بالوں میں چھپائے ہوئے چاقو کی مدد سے ڈینی کی ایک ڈوری بھی کاٹ لی۔ اب دوسری طرف فرنٹ مین کو اس کے آدمی کا فون آتا ہے کہ جون ہو، یعنی اس کا بھائی، ابھی تک اس جزیرے کی تلاش میں ہے جہاں اسکواڈ گیم ہے۔ وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، اس لیے فرنٹ مین اس سے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں انہیں اس جزیرے تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے، اور اگر وہ کسی طرح یہاں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ سب کو مار ڈالیں۔ دوسری جانب یہ دکھایا گیا ہے کہ جس شخص کو نیول نے بچانے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ نیول نے اس سے اپنی شناخت چھپانا چاہا، اس لیے اس نے اپنا ماسک پہن لیا، لیکن جیسے ہی اسے ہوش آیا، نیول نے یہاں ڈاکٹر کو مار ڈالا تاکہ یہ شخص بھیس بدل کر ڈاکٹر کا روپ دھار سکے۔ یہ شخص دراصل اس لڑکی کا باپ تھا جو نیول کا دوست تھا، اور اس لڑکی کو بلڈ کینسر تھا، اور یہ شخص یہاں اس کے علاج کے لیے پیسے لینے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مناظر کھیل کی طرف واپس آتے ہیں، جہاں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ جونہو بہت شدید غصے میں تھا۔ اس وقت تانترک جونہو کے سامنے آتا ہے، جسے وہ ایک تانترک سے ٹکرانے والا ہے۔ پھر تانترک اس سے کہتا ہے تم لی کو مارنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، میں نے اسے ابھی اوپر جاتے دیکھا، اس کی ٹانگیں بہت مضبوط ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ یہ سن کر جہان اس کے پاس چلا گیا، اور یہاں ان کے درمیان بہت بری لڑائی ہوئی، جس میں جہان نے آخر کار لی کو مار ڈالا۔ لی کو پھنسانے کے باوجود تانترک بچ نہیں پاتا، کیونکہ یہاں دوسرا آدمی آتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے۔ ڈینی اور ینگ کو بچاتے ہوئے کیٹ نے خود کو بھی قربان کر دیا، اور وہ دونوں اس کی موت سے بہت صدمے میں ہیں۔ اسی دوران ینگ کا بیٹا بھی آتا ہے اور اپنی ماں سے ڈینی کو مارنے کا کہتا ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے، لیکن اس کی ماں اس کا ساتھ نہیں دیتی، وہ ڈینی کو بچاتی ہے۔ اب وہ لڑکا ڈینی کو مارنے پر مجبور کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کھیل کا وقت ختم ہو گیا اور گیم گارڈز نہ آئے اور اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے لڑکے کو گولی مار دی۔ لاشیں یہاں سے اٹھا لی گئیں اور سابی اب اپنے لانچ پر آ گئے۔ آتے ہی جہان کو باندھ دیا گیا اور سابیوں کو وہ انعامات دکھائے گئے جو انہوں نے جیتے تھے۔ یہ کافی بڑا تھا، سب کو اپنے حصے میں اچھا اجر مل رہا تھا۔ نوجوان کھیل کو روکنے کے لیے سب کو ووٹ دینے کی تاکید کرتا ہے۔ اب لالچی نہ ہو، اس سے سب کی جان بچ جائے گی۔ اپنے لیے نہیں تو کم از کم ڈینی اور اس چھوٹی بچی پر رحم کرے جو پیدا ہوتے ہی اس گیم کا حصہ بن گئی۔ لیکن اس کی کوئی نہیں سنتا۔ بہت سے لوگ کھیل کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ینگ اس فیصلے سے پوری طرح بکھر گیا ہے۔ وہ رات کو ڈینی کی بیٹی سے پیار کرتی ہے اور پھر جیہون کے پاس آتی ہے۔ وہ اس سے وعدہ لیتی ہے کہ وہ یہ کھیل آخر تک کھیلے گا تاکہ وہ ڈینی اور اس کی بیٹی کی مدد کر سکے۔ یہ وعدہ لے کر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور رات کو خودکشی کر لیتی ہے۔ ڈینی اپنی جان لے لیتا ہے، اور اس کا یہ عمل تمام کھلاڑیوں کو بہت برا جھٹکا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگلے کھیل کا وقت تھا۔ کھیل سادہ تھا، انہیں فصلوں کے اوپر کودنا پڑا، اور ایسا کرتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا پڑا۔ انہیں پچر عبور کرنا تھا۔ ایک معمولی سی غلطی بھی ان کی جان لے سکتی ہے۔ ایک ایک کر کے سب اسے عبور کرنے لگے۔ اس کھیل کو دیکھنے کے لیے کئی VIP بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں کے رویے کو دیکھ کر ان پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف آخر کار جونہو یعنی افسر کی اس جزیرے کی تلاش بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس بار اس نے اس جزیرے کی پہاڑی کو پہچان لیا تھا جس کے قریب وہ تھا۔ یہ وہی پہاڑی تھا جہاں سے اس کے بھائی نے پچھلے سیزن میں اسے گولی ماری تھی۔ ویسے بھی مناظر کھیل کی طرف واپس آتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا بری طرح ٹھوکر کھا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے خود کو بچانے کے لیے پل کو پکڑا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ اپنے آپ کو مستحکم نہ کر سکا اور نیچے گر کر مر گیا۔ اس کے پیچھے موجود تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے اور مزید چوکنا ہو گئے،
और बड़ी एहतियात से छलांग लगाकर पुल उबूर करने लगे। खेल देखकर अंदर बैठे विव्स ने फैसला किया कि छोटी बच्ची जो डैनी की बेटी है उसे भी खिलाड़ी में शुमार किया जाएगा और उसे भी खेलना होगा। अब वो कैसे खेल सकते थे? यहाँ डैनी दोबारा जीहून से मदद मांगता है और जीहून उसकी मदद करने पर राजी हो जाता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उसमें से एक बच्चा बनाता है, बच्चे को अपने सीने से बांधता है और फिर खेल शुरू करता है। जब सब पुल पार कर रहे थे तो सबके लिए एक साथ छलांग लगाना बहुत मुश्किल था। अगर एक शख्स गिरने वाला होता तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरे को पकड़ लेता और इस तरह दूसरा शख्स भी इसके साथ गिरकर हलाक हो जाता। कुछ लोग खुद को मुस्तहकम करने के लिए दूसरों को भी नीचे गिरा देते थे और खेल इसी तरह चलता रहा। अपने आप को बचाने के लिए जीहून अपने सामने वाले को भी नीचे फेंक कर मार डालता है, क्योंकि वो शख्स बहुत डरपोक था और उसने काफी दिनों से इसका रास्ता रोक रखा था। और आखिरकार जीहून ने भी पुल उबूर किया और आखिर में डैनी था जो इस पुल को पार नहीं कर सकता था और इस खेल के इख्तिताम पर वो भी मर जाती है। अपनी मौत को दूर से देखकर जीहून पूरी तरह बिखर गया। यहाँ VIPS फैसला करते हैं कि अब बेबी सिर्फ जीहून के साथ खेलेगी। दूसरी तरफ नील जो जजीरे से फरार होने की तैयारी कर रहा था, नकाबपोश अफसर ने उसे देखा और वो मुहाफिजों को हुक्म देता है कि वो उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करे। अब खेल के बाद तमाम बच जाने वाले खिलाड़ी लॉन्च पर वापस आते हैं। यहाँ जब खिलाड़ियों को पता चलता है कि डैनी के मरने के बाद भी उसका हिस्सा उनकी बेटी को जाएगा, न कि उन खिलाड़ियों को, तो सबको गुस्सा आता है। यहाँ तक कि वो इस गरीब मासूम बच्ची को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन गार्ड्स की वजह से इस लड़की की जान बच गई। लेकिन ये उन खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं था कि ये लड़की जिंदा थी। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि जहान के साथ मिलकर इस लड़की को भी अगले मैच से पहले मार डालेंगे। अब जाहिर है कि खेल के लोगों को, यानी फ्रंट मैन जो उन पर नजर रखे हुए था, इस सब के बारे में जान जाता है। और अब फाइनल राउंड से पहले फ्रंट मैन जहान को उसके ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और जहान ये देखकर चौंक जाता है कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हो है। वो उसे खेल के शुरू से ही अपना दोस्त समझता था और उससे हमदर्दी का इजहार करता था। उनकी मौत की खबर की तस्दीक गेम वालों ने भी की और वो भी उनकी मौत का गमज़दा। लेकिन अब उसे फ्रंट मैन के तौर पर देखकर जहान ने सब पर से एतमाद खो दिया। सामने वाला जहान से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ डील देने के लिए बुलाया था। वो मुझे कहता है कि सभी खिलाड़ी तुम्हें और उस गरीब लड़की को मारने का मंसूबा बना रहे हैं, तो मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ। तुम सभी को गेम के फाइनल राउंड से पहले मार दो, मैं तुम्हें ये सारी इनामी रकम और उस लड़की को दूंगा। तरतीब के बाद हमें जोनो दिखाया गया है जो जजीरे की शिद्दत से तलाश कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी तलाश अभी खत्म क्यों नहीं हुई। उसे मालूम हुआ कि उसका अपना एक साथी उसे धोखा दे रहा है, गुमराह कर रहा है। वो दरअसल उनका साथी था, उनका आदमी था और उन्हें इत्तला देते हुए पकड़ा गया था। जोनो अपने गुस्से और जोश में उससे लड़ने लगा। याद में भी सबको मारने का इरादा रखता था, क्योंकि उन्होंने उसे हिदायत की थी कि अगर ये पुलिस वाले जजीरे पर पहुंच जाएं तो तुम सबको मार डालो। लेकिन अब जोनो के साथ लड़ाई में वो खुद मारा जाता है। इस दौरान मेवल, जिस पर गार्ड्स ने हमला किया था, उसके साथ मुआहदा करता है कि अगर उसे अपनी जान से प्यार है तो उसे जजीरे पर वापस जाना चाहिए। वो राजी हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो किसी तरह बच्चे के वालिद को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है और फिर वो जजीरे पर वापस आती है और एक खुफिया कमरे में बंदूक की नोक पर अफसरान को पकड़ती है। कुछ अफसरों को मारते हुए और दूसरों के साथ लड़ते हुए वो अफसरों को मजबूर करती है कि इस आदमी के यहाँ आने और यहाँ से फरार होने के तमाम सबूत मिटा दें और वो अपने मिशन में कामयाब भी हो जाती है। यहाँ रात को दिखाया गया है कि जहॉन अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे वाकई तमाम खिलाड़ियों को मारना चाहिए? इस मखमसे में वो हाथ में छरी लेकर सबके दांव पर लग जाता है, लेकिन किसी को मारने से पहले उसका बाप उसे बताता है कि वो कातिल नहीं है और इस तरह वो सबको मारने का फैसला करता है। होमे, जो जहॉन को बहुत तवज्जो से देख रहा था, उस वक्त उसे अपना पास याद आया जब उसे भी 2015 के गेम में यही पेशकश हुई थी और उसने भी ये पेशकश कबूल कर ली और सबको मार डाला। लेकिन जहॉन को देखकर उसे एहसास हुआ कि तमाम लोग इसकी तरह लालची नहीं होते। अब अगला दिन आता है और एक और खेल शुरू होता है।
یہ گیم پہلے والے سے بہت سستا تھا۔ یہاں 3 جہازوں کے ٹور تھے جن پر چڑھ کر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں کو دھوکہ دینا پڑتا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے سب لوگوں کو اس ٹور سے نیچے پھینکنا پڑا۔ یہاں جیک بھی سب کو سچ بتاتا ہے کہ وہ اس بچے کا حیاتیاتی باپ ہے جسے اب وہ بچانا چاہتا ہے۔ اسے بچانے کے لیے وہ سب سے پہلے ایک روٹر اٹھاتا ہے، ایک بوڑھے آدمی کو یہاں دھکیلتا ہے اور اسے اس روٹر سے نیچے پھینک دیتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے مردوں کو مارنے لگتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اپنی جان بچانے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، اور جو ان میں سے کسی ایک کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا وہ ایک راؤنڈ جیت جائے گا۔ سب سے زیادہ جیک لوگوں کو مار رہا تھا اور انہیں نیچے گرا رہا تھا تاکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو۔ اس سارے چکر کے بیچ میں ایک آدمی اس بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان لے لیتا ہے، تو یہاں پھر جیک بھی ایک شخص پر چاقو سے حملہ کرنے لگتا ہے اور اسے مارنے کے بعد اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام لوگ مارے جاتے ہیں اور صرف جیک اور جی ہون بچتے ہیں۔ وہ جی ہون سے کہتا رہے، دیکھو تم یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس بچے کو گرا دوں گا اور تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ لیکن جی ہون کو اس بچے سے بہت پیار تھا، وہ اسے کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ جیک کے ہاتھ میں ایک چاقو بھی تھا جس سے وہ اسے مار سکتا تھا، لیکن جی ہون خود کو اور بچے کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سب کے باوجود جیک آخر کار اپنی بیٹی کو کھینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو نیچے گرانے ہی والا تھا۔ تمام وی آئی پی اس کے رویے کو نوٹ کر رہے تھے، جبکہ جی ہون اس سے التجا کر رہا تھا، میں یہ کیسے نہیں کر سکتا اس بچے کو معاف نہ کرنا۔ آخر کار جی ہون آدمی کو لڑکی کو پکڑنے کے لیے دھکیل دیتا ہے اور جلدی سے اس کی جیکٹ پکڑ لی جس میں لڑکی تھی۔ یہاں وہ جیک کی جان بچانا چاہتا تھا کیونکہ وہ گر رہا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ آخر کار جیک گر کر مر گیا، اور فائنل راؤنڈ میں ہمیں لڑکی کے ساتھ جی ہون دکھایا گیا۔ پھر اس جزیرے کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہون بھی اس جزیرے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اس جزیرے کے باہر آخر کار جی ہون آدمی کو لڑکی کو پکڑنے کے لیے دھکیل دیتا ہے، اور اس جزیرے کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہون بھی اس جزیرے تک پہنچ گیا تھا۔ آدمی کو بھی دیکھتا ہے جسے نیون نے نکالا تھا اور اسے بچاتا ہے، اور پھر وہ تمام محافظوں کے ساتھ اس جزیرے پر اسکوئڈ گیم کے لوگوں کی تلاش کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ گیم کے فائنل راؤنڈ میں دکھایا گیا کہ جاہون بچے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے گہری سوچ میں تھا۔ انسانی رویے کو دیکھتے ہوئے وی آئی پی ایس نے جاہون پر ایک شرط بھی ڈال دی کہ جاہون بچے کو مار دے گا اور انعامی رقم کے ساتھ اس کی جان بھی بچائے گا۔ اب جاہون کچھ سوچ کر فائنل راؤنڈ کے لیے بٹن دباتا ہے، اور تمام وی آئی پیز حیران ہے اور یہ دیکھنے کے لیے خوفزدہ ہے کہ جاہون کیا کرے گا۔ ہر کوئی توقع کر رہا تھا کہ وہ بچے کو چھوڑ دے گا، لیکن جاہون بچے کو ایک طرف رکھتا ہے اور کوئی اظہار خیال کیے بغیر اپنی جان لے لیتا ہے۔ اپنی جان لینے کے لیے اس نے خود چولہے سے چھلانگ لگا دی، اور ایسا کرنے کے بعد تمام وی آئی پیز یہاں تک کہ سامنے والا آدمی بھی چونک گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ انسان ہے، جانور نہیں، اور اس میں انسانیت ابھی زندہ ہے۔ وی آئی پیز نے سوچا بھی نہیں تھا کہ گیم اس طرح پلٹ جائے گی۔ سامنے والا بھی جاہون سے بہت پریشان ہوا۔ جاہون 2 گیمز کا فاتح تھا۔ آخر کار اس کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے اندر کی انسانیت کو چن لیا اور ایک چھوٹی بچی کو بچانے کے لیے اپنی جان لے لی۔ اب سامنے والا خود سے سوال کرتا ہے کہ اس کی انسانیت کہاں گئی؟ اس نے صرف ایک میچ جیتا تھا، اب وہ جہاں سے تھا وہاں سے چلا جاتا ہے اور کھیل کی جگہ پر آتا ہے، اور وہ اس چھوٹی بچی کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ وہ جنگ کو دیکھتے ہوئے ابھی بھی جوہیون کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور اس دوران یہاں انٹری ہوگی، اور اس دوران جوہیون کی انٹری ہوئی جسے آخر کار اس کا بھائی مل گیا۔ وہ پیچھے سے اپنے بھائی کی طرف بندوق اٹھاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی ایک لڑکی کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے۔ وہ اسے مجرم ماننا چاہتا تھا، لیکن اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آخر یعنی سامنے والا اس کا بھائی تھا۔ روتے ہوئے وہ سور سے صرف اتنا کہہ سکا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟
बंदूक उठाता है। उसे मालूम नहीं था कि उसका भाई एक लड़की को हाथ में पकड़े हुए है। वो उसे मुजरिम मानना चाहता था, लेकिन उस पर यकीन नहीं कर सकता था। मैं जिसे मालूम हुआ कि पुलिस यहाँ पहुंच गई है, फौरन तमाम सबूत मिटाने के लिए इस जगह को धमाके से उड़ा देने का हुक्म देता है। यहाँ बहुत सारे बम रखे गए हैं और उन पर 30 मिनट का टाइमर लगा दिया गया है और तमाम वीआईपी जल्दी से यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। वीआईपीज के साथ साथ फ्रंटमैन और नेवल भी यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खैर, ये सहूलत छीन ली जाती है, गेम खत्म होती है और इस सारे वाकये के 6 माह बाद कहानी दिखाई जाती है। जब जूनो घर जाना चाहता है तो उसे अपने घर पर एक पार्सल मिलता है। इस पार्सल में वही छोटी बच्ची थी और इसके साथ वो इनामी रकम भी थी जो उसने जीती थी, जो उन्होंने उसके लिए भेजा था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इसका भाई भी अच्छी जिंदगी का मुस्तहक है और साथ ही ये लड़की भी अच्छी जिंदगी की मुस्तहक है, जो उसे सिर्फ जूनो ही दे सकता है। यूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम खुद फ्रंटमैन को देखते हैं, जो जाकर जहून की बेटी से मिलता है। वो जहून की बेटी को जहून की मौत की इत्तला देता है और उसे जहून का कार्ड भी देता है जिसमें इसकी तमाम जीत थी। इसके बाद जब वो यहाँ से जाने वाला था तो उसने यहाँ की गली में एक लड़की को देखा जो यहाँ दाजी गेम खेलते हुए लोगों को स्क्विड गेम साफ कर रही थी। ये देखकर उन्हों समझ गया कि अगरचे वो सहूलत खत्म हो गई है, लेकिन स्क्विड गेम खत्म नहीं हुई। अब ये पूरी दुनिया में चलेगा और इस बार अमेरिका में खेला जाएगा, जिसका वाज़े मतलब है कि स्क्विड गेम का अगला हिस्सा भी आएगा और उसके साथ ही ये मूवी यही खत्म हो जाती है।